नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे और आज हम करने जाएंगे 18 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, इस एनालिसिस का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उस पर क्लिक करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और जितने भी पीडीएफ ना सिर्फ द हिंदू एनालिसिस के हैं बल्कि करंट अफेयर्स के और स्टैटिक पोर्शन के, उन सारों का लुत्फ उठाएं, उन सारों का यूटिलाइजेशन करें अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 18 जुलाई के द हिंदू एनालिसिस के साथ। दोस्तों, पहली खबर है दिल्ली से। दोस्तों क्या हुआ है कि जो दिल्ली में एक्ट पास किया गया है, ऑर्डिनेंस पास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब एससी एक सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट करेगी ये स्टडी करने के लिए, ये जानने के लिए कि ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस एक्ट जो पास किया गया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। पूरा विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। दोस्तों सबसे पहले इस पर क्या हुआ कि जो हमारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उनको एलजी साहब से शिकायत थी। और उनको एलजी साहब से क्या शिकायत थी केजरीवाल जी की कि भैया जो भी सेंट्रल सर्विसेज के, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी अधिकारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उन पे केजरीवाल जी का कंट्रोल नहीं है। उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन ये सब एलजी साहब देखते हैं और एलजी साहब के ही डिक्टेटेड टर्म्स पे ये सारे जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। तो एल केजरीवाल साहब ने एलजी साहब से बात करने की भी कोशिश की इस विषय में, लेकिन एलजी साहब जी ने कह दिया कि नहीं भैया, इसमें तो हमारी ही चलेगी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं वो सब जो केंद्रीय सेंट्रल सर्विसेज के, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उसको तो हम ही देखेंगे। तब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भैया देखो, ऐसा है कि जो भी दिल्ली सरकार की, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है उसको अधिकार है कि वो अपने चुने हुए अधिकारियों, मतलब अपने पसंदीदा अधिकारियों से ही प्रशासन चलाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो डैनिप्स हो, चाहे वो ग्रुप बी, ग्रुप सी, कोई भी अधिकारी हो, उस पर दिल्ली सरकार का ही, केजरीवाल जी का ही लॉ, केजरीवाल जी का ही अधिकार चलेगा। एलजी तो बस, मतलब एलजी जो है वो लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को बस वहाँ देखेंगे। तो इस पे ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये हमारी केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया। तब उसने उसी एवज में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 पास कर दिया। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या है दोस्तों, अब ये एक अथॉरिटी, मतलब एक बॉडी इस्टेब्लिश करेगी जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये बॉडी क्या करेगी दोस्तों, ये बॉडी जो है ये रिकमेंडेशन करेगी एलजी साहब को रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स ऑफ ऑल ग्रुप ए ऑफिसर और डैनिक्स के ऑफिसर। आप में से बहुत लोग बनने वाले होंगे ग्रुप ए और डैनिक्स के ऑफिसर्स। तो आप जैसे ही ग्रुप ए और डैनिक्स के ऑफिसर बनेंगे तो मतलब आप इस अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे अगर दिल्ली में रहेंगे तो ग्रुप ए और डैनिक्स के ऑफिसर्स को ये अथॉरिटी के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विजिलेंस और अदर मैटर्स के बारे में ये जो अथॉरिटी है ये एलजी साहब को रिकमेंडेशन करेगी। इसमें दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर्स नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें कौन कौन होगा, इस ग्रुप में, मतलब ये जो अथॉरिटी बनेगी इसमें कौन कौन होगा, इसमें होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, इसके हेड होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इसके हेड होंगे। और इसमें और कौन होगा, इसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, हमारे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली इसमें मेंबर्स होंगे। और देखिए दोस्तों, जितने भी मैटर हैं एनसीसीएसए के, वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से डिसाइड किया जाएगा। मतलब कि अगर सीएम है और चीफ सेक्रेटरी साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, अगर चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी मुद्दे पे सीएम साहब से अगर वो डिसएग्री करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की बात मानी जाएगी, सीएम की बात नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लोग ओवर रूल कर सकते हैं सीएम साहब के डिसीजन को। अब देखिए इसमें एलजी साहब की क्या रोल होगी। एलजी साहब जो होंगे वो ऑर्डर पास करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशंस पास्ड बाय द NCCSA। NCCSA जो भी रिकमेंडेशन देगी एलजी साहब को, वो उससे रिलेटेड ऑर्डर्स पास करेंगे। जो मेजॉरिटी यहाँ बोलेगी वही एलजी साहब करेंगे। और एलजी साहब चाहें तो इस अथॉरिटी से रेलिवेंट मटेरियल मांग सकते हैं रिगार्डिंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज और डैनिक्स।
जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। और अगर एलजी साहब यहाँ इनके रिकमेंडेशन से डिफ़र करते हैं तो वो रिकमेंडेशन को वापस भी कर सकते हैं, लेकिन वो राइटिंग में होना चाहिए। और अगर मान लीजिए फिर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फिर से री रिकमेंड किया गया, तो जो एलजी साहब का जो रिकमेंडेशन है, एलजी साहब की जो राय है वही प्रिवेल करेगी। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सीएम साहब की इसमें भूमिका बहुत कम कर दी गई है। मतलब आप अथॉरिटी में हैं, उसमें भी जो जो मेजॉरिटी है वो सेंट्रल सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स की है। और मान लीजिए किसी तरह से आप उनको मना के कोई रिकमेंडेशन पास भी कराते हैं, वो एलजी साहब को पसंद नहीं आए तो भी वो निरस्त हो जाएगी। तो सीएम के लिए बड़ी मुश्किल रहा है इस अथॉरिटी में। तो अब देखिए दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कोई ट्रांसफर प्रोविजन इस अथॉरिटी के पास नहीं है। अब देखिए ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है, ये ऑर्डिनेंस जो है, ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहली बात दोस्तों कि एक तरह से जब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे सीधा आघात है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट पास करती है वो उसको ऑल्टर तो कर सकती है, वो उसको ऑल्टर कर सकती है लीगल बेसिस पे, लेकिन उसको पूरा पूरा यहाँ ओवर रूल किया जा रहा है। मतलब कि उसको उसके अगेंस्ट एक लॉ बनाया जा रहा है। जो भी एससी ने कहा है उससे सीधे सीधे उलट लॉ बनाया गया है, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। तो दोस्तों अब ऑर्डिनेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, न कि अपने पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए। अब दिल्ली सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की टसल है, तो उसके लिए मतलब एससी का जो रूलिंग है उसको ओवर रूल करके एक ऑर्डिनेंस ले आया गया। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंड्स जो है उसको मीट करने की कोशिश की जा रही है, न कि एक जेन्युइन कंसर्न जो है उसको इशू को एड्रेस किया जा रहा है। और इससे दोस्तों क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नमेंट इज एन एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज मतलब कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक उसका ढांचा है, उसको उसको बाईपास करने की कोशिश की जा रही है हमारे केंद्र सरकार के, ऐसा प्रतीत होता है। और जो ऑर्डिनेंस है, द ऑर्डिनेंस क्रिएट्स अ सिविल सर्विसेज अथॉरिटी वेयर ब्यूरोक्रेट्स कैन ओवररूल द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ सीएम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है। मेजॉरिटी अगर इन दोनों की हुई तो ये लोग सीएम को ओवर रूल कर सकते हैं। मतलब अब जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को ओवर रूल कर देगा, जबकि हाँ होना क्या चाहिए, लेजिस्लेचर हमेशा एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर करता है। मतलब लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाता है एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन यहाँ जस्ट उलट हो रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो लेजिस्लेचर मतलब सीएम साहब को ही जो है वो बाईपास कर सकते हैं, वो उनकी बात अनकही कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अगेंस्ट जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो डायरेक्ट असॉल्ट है फेडरलिज्म पे और डेमोक्रेसी पे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करने का निर्णय लिया है। अब देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या फैसला सुनाती है, क्या इस पे अपने ऑब्जर्वेशंस देती है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट निकाला है, और वो उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया। अब उसमें उस स्टेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 13.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया गया है हमारे देश में। तो इस खबर के बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है ये। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेसिव रिव्यू, इसको नीति आयोग ने जारी किया है और 17 जुलाई को जारी किया था दिल्ली में। और इसमें ये कहा गया है कि इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 99.89 परसेंटेज पॉइंट इन द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर फ्रॉम 24.85 परसेंटेज इन 2015-16 टू 14.96 परसेंटेज इन 2019-2021। मतलब कि जो हमारे देश में मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो 9.89% कम हो गए हैं। और 2015 से एक तरह से 2021 के बीच में ये 24.85 से कम होकर
14.96 ही रह गए हैं। तो ये बात ये रिपोर्ट कह रहा है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में ले, नंबर ऑफ पुअर्स के टर्म में ले, तो 13.5 करोड़ लोगों को इस दौरान मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है हमारी सरकार द्वारा। अब दोस्तों देखते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या बातें कही गई हैं। और एक्यूट डिप्रिवेशंस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें और क्या क्या कही है दोस्तों। अब मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पुअर का मतलब जो है कि जो एक्यूट डिप्रिवेशंस हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उसको कुछ यूनाइटेड नेशंस द्वारा अप्रूव पैरामीटर्स हैं, उसको यूज़ करके एक इंडेक्स बनाया गया और उस इंडेक्स को कहा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग ने बनाया। और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा अप्रूव पैरामीटर्स हैं, तो उनके आधार पे बनाया गया है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, उसको ये क्वालिफाई करता है। और वो पैरामीटर्स बेसिकली किस में है? हेल्थ में है, एजुकेशन में है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या कहता है? ये रिपोर्ट कहता है कि रूरल एरियाज में फास्ट डिक्लाइन हुआ है 32.59% से 19.28% में। कब से कब तक? 2015 से 2021 के बीच में इतना डिक्लाइन हुआ है रूरल एरिया में, जो कि फास्टेस्ट डिक्लाइन है। और वो क्यों है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लोग हैं। और ये स्टेट्स ने अच्छा खासा सुधार किया है इस इंडेक्स के हिसाब से। दिल्ली, केरला, गोवा, तमिलनाडु में सबसे कम लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। और बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो टॉप करते हैं चार्ट में, जहाँ की सबसे ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। और मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी अर्बन एरिया में भी कम हुआ है, और लेकिन वो रूरल एरिया के मुकाबले कम हुआ है। और 8.65% से लेके वो 5.27% पे आ गया है। और दोस्तों ये रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट डिक्लाइन उसने दर्ज किया है इन द नंबर ऑफ पुअर विथ 3.43 करोड़, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन किया है 3.43 करोड़ का वो उत्तर प्रदेश ने किया है, उसके बाद बिहार ने किया है, फिर मध्य प्रदेश में ने किया है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा डेवलप किया गया है। इसके क्या क्या मापदंड है, इसके क्या क्या डायमेंशन है दोस्तों, देख लेते हैं। 3 डायमेंशन है यहाँ पॉवर्टी की: हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में क्या है? न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है। एजुकेशन में क्या है? ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस है। लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है? कुकिंग, फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हिमाचल के कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो इस तरह के इवेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, खासकर जब हमारे देश में बारिश जो है बहुत ही तांडव फैला रही है हिली स्टेट्स में और कुछ सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स में, जहाँ पे जलभराव, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, इस तरह के इवेंट्स देखे जा रहे हैं। तो आज दोस्तों हम देखते हैं क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली में क्या होता है। तो क्लाउड बर्स्ट दोस्तों एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट है, मतलब कि एक सीमित जगह पे ये होता है, लेकिन उस सीमित जगह पे बहुत ही इंटेंसिटी से रेनफॉल होती है। मतलब छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा वर्षा एक ही समय पे जब हो जाती है, किसी छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा वर्षा एक ही समय पे जब हो जाती है, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट का इवेंट कहते हैं। इंडियन मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से दोस्तों क्लाउड बर्स्ट क्या है? वेरी हैवी रेनफॉल ओवर अ लोकलाइज्ड एरिया एट वेरी हाई रेट इन ऑर्डर ऑफ 10 सेंटीमीटर पर आवर फीचरिंग स्ट्रॉन्ग विंड और लाइटनिंग। मतलब कि किसी भी एक छोटे से एरिया में बहुत ही हाई रेट ऑफ रेनफॉल हो जाए, जो कि 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से हो, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स और लाइटनिंग भी हो, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स और बिजली भी चमक रही हो, और वो कितने एरिया में हो? वो हो 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर हो जाती है तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो 5 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर आधे घंटे के पीरियड में हो गई ओवर 20 टू 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। क्लाउड बर्स्ट कितने कॉमन है दोस्तों? क्लाउड बर्स्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट होता ही नहीं हमारे देश में। क्लाउड बर्स्ट बहुत कॉमन हमारे इवेंट है देश में, और ये मानसून के महीनों में होता है।
हिमालयन स्टेट्स में होता है, जहाँ की लोकल टोपोग्राफी, विंड सिस्टम और टेम्परेचर इसको सपोर्ट करता है। और कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि दोस्तों जो लोकल विंड है और जो हीट टोपोग्राफी है वो हिल्स के ऊपर और नीचे बहुत डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए बहुत ही लोकलाइज डिफरेंस की वजह से यहाँ बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इतना ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, जिससे कि क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। क्लाउड बर्स्ट का एक लोकलाइज डेफिनेशन है दोस्तों, और इसकी वजह से इसको जो हमारी इंडियन मेट डिपार्टमेंट है उसने दिया है, जैसे जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और देखिए क्लाउड बर्स्ट जैसे अगर हिली एरिया में हो रहा है, तो हिली एरिया में जो वहाँ का टेरेन है वो बहुत ही स्टीप स्लोप्स हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों लैंडस्लाइड्स भी वहाँ हो जाते हैं, फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, जो कि बहुत ही तबाही मचाते हैं डाउन स्ट्रीम में। और इसीलिए दोस्तों जैसे कि हिली एरिया में अगर बहुत तेज़ी से इकट्ठा ही पानी बरस गया तो इससे डिस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही हुआ है कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों इम्पैक्ट्स क्या हैं, आप देख लेते हैं क्लाउड बर्स्ट के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। फ्लडिंग होती है दोस्तों, अगर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो उससे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा फेल हो जाएगा। और फेल होने से क्या है, फ्लडिंग हो जाएगी। हमारा जो जो हिली एरियाज़ में जो घर बने हुए हैं वैलीज़ में, घरों में जो दोस्तों डैमेज हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, या वहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल अगर लोकलाइज तरीके से हो जाएगी तो लैंडस्लाइड्स का डर होता है। और उसके साथ साथ ट्रीज, प्लांट्स और जो हमारे खेत हैं, क्रॉप्स हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है क्लाउड बर्स्ट से। और क्या क्लाउड बर्स्ट को हम फोरकास्ट कर सकते हैं? तो हमारी इंडियन मेट डिपार्टमेंट कहती है कि रेनफॉल इवेंट्स को तो हम एडवांस में बता सकते हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट को एडवांस में बताना बहुत ही मुश्किल है और प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और जो भी फोरकास्ट आईएमडी करती है वो एक लार्जर एरिया के लिए होती है, ना कि लोकलाइज्ड एरिया के लिए। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक क्लाउड बर्स्ट इवेंट हैं उनको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे हमें ये तो पता रहता है कि किस एरिया में क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम तैयारी पहले से करके रख सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट के इवेंट में हम क्या क्या करें। चलिए दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। दोस्तों एक इंजर्ड टाइग्रेस थी, एक इंजर्ड शेरनी थी, बाघनी जो थी, वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उसकी मृत्यु हो गई। और ये दुखद खबर है, क्योंकि हमारे देश में टाइगर्स को बहुत ही कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और हमारा देश दुनिया में नंबर 1 कंट्री है विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो दोस्तों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये न्यूज़ में आया है तो इसकी लोकेशन ये कहाँ पे है इसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बांधव टाइगर रिजर्व जो है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के, और ये विंध्यन हिल्स में लोकेटेड है। और ये 90 टाइगर हैं यहाँ पे, जो कि देश में लगभग सबसे ज़्यादा है। और ये 2018 के सेंसस के हिसाब से बताया जा रहा है कि 90 टाइगर्स यहाँ पे हैं। अपार्ट फ्रॉम टाइगर्स यहाँ पे और भी प्रजाति, यहाँ पे और भी फ्लोरा और फौना पाई जाती हैं, जैसे कि लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, वाइल्ड डॉग्स और डियर और एंटीलोप के भी काफ़ी स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों 2023 में देखा जाए तो हमारे देश में टाइगर्स की संख्या है 3167, जो कि 75% है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की। और हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। और जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि एमपी में स्थित है, वो हमारे देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये थोड़ी जानकारी दोस्तों टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने दी है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आते हैं जो हमारे थंबनेल पे जो मुद्दा है कि चीता जो है उनकी डेथ्स क्यों हो रही है और वो कैसे हैं इंडिया में। तो दोस्तों शुरू से देखते हैं। हालांकि चीता का रिलोकेशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि 8 चीता हमारे देश में नामीबिया से आए हैं और 12 चीते हमारे देश में साउथ अफ्रीका से आए हैं, और 4 चीतों का हमारे देश में जन्म हुआ है। तो मतलब 8 12 20 और 24 चीते कुल मिला के हमारे देश में थे। अभी हाल ही के 4 या 5 मंथ के पहले तक। लेकिन दोस्तों इसमें से 8 चीताओं की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 6 वयस्क चीते हैं, अडल्ट चीते हैं, और 2 स्मॉल कप्स हैं। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले प्रोजेक्ट चीता के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट चीता एक रिलोकेशन प्रोग्राम है,
और इसमें 5 से 10 एनिमल्स चीता के जो प्रजातियां हैं उनको भारत हर साल ले आया जाएगा, जब तक कि 35 चीतों की सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन भारत में न हो जाए। और दोस्तों हमारे देश में 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसका मतलब है कि 1952 में चीता खत्म हो गए थे, ये बता दिया गया था कि अब वो इन वाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते हमारे देश में। तो ये 1952 के बाद चीता नहीं आया, और ये अब जो प्रोजेक्ट चीता चला गया है वो इनके रीलोकेशन का एक प्रोग्राम है। और अब देखिए दोस्तों, जो भी ट्रांसलोकेटेड चीता, जो जिन चीतों को देश में लाया गया था, उसमें से जो 11 चीते हैं वो ट्रू वाइल्ड में है, मतलब कि उनको जंगल में छोड़ दिया गया है। और 4 चीता जो हैं वो स्पेशली डिजाइन 1 स्क्वायर किलोमीटर एनक्लोजर्स में है, जिनको हम बोमास कहते हैं। ये ऐसे क्यों है दोस्तों? क्योंकि अभी पहले ये एक्लेमेटाइज हो रहे हैं भारतीय क्लाइमेट में, उसके बाद इनको वाइल्ड में छोड़ा जाएगा। अब दोस्तों, चीता की डेथ्स क्यों हो रही है और मेडिकल रिव्यू की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में सूर्या नाम का जो चीता था वो कूनर नेशनल पार्क में डेथ पाया गया, और जो वेटनेरियंस है, जो वेटनरी डॉक्टर्स है, वो जो उसको एग्जामिन कर रहे थे, उन्होंने उसके गले में कुछ जख्म देखा। और जख्म जो है वो मैगोट्स, जो एक लार्वा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे जो है वो इफेक्टेड था। मैगोट्स एक तरह के कीड़े होते हैं जो कि जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं, और उसके लार्वा को उसके गले में पाया गया। और जो दोस्तों, अब ये बताया जा रहा है कि जो रेडियो कॉलर्स हमारे चीताओं के गले में फिट किया जाता है, जो रेडियो कॉलर फिट किया जाता है चीता के गले में, उसकी वजह से इन चीताओं के गले में इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मैगोट्स नाम के जो कीट हैं वो इनके गले में पड़ गए, और उसी की वजह से इनकी डेथ हो गई। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो ये लार्वा है, जो ये मैगोट्स है, वो अन्य जानवरों के भी जख्म में पड़ते हैं हमारे देश में, लेकिन जो अदर जो स्पीसीज हैं, जैसे टाइगर्स, लॉयन, ये सब हो गए, ये टाइगर्स, लॉयन, ये सारे हो गए, ये इस मैगोट से रेजिस्टेंट है, मतलब कि उनका इम्यून सिस्टम इन मैगोट से लड़ जाता है और इनको कोई खासा नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो अफ्रीकन चीतन है, वो ऐसे पैरासाइट्स से एक्सपोज हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई, और वो पैरासाइट्स जो हैं वो इंडियन बिग कैट्स उससे तो रेजिस्टेंट हैं, लेकिन ये अफ्रीकन एनिमल्स जो हैं वो इससे रेजिस्टेंट नहीं है। और दोस्तों, और डिबेट ये भी किया जा रहा है कि भैया ये जो कूनो नेशनल पार्क में चीता है, उनके लिए जगह कम है, स्पेस की कमी है। तो उस पर जो हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने कहा कि भैया स्पेस इनके लिए और प्रे, मतलब स्पेस और खाना दोनों इनके लिए पर्याप्त है। और अभी ये भी हाल ही में सोचा जा रहा है कि उनको गांधी सागर में, मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर में शिफ्ट किया जाए और कुछ चीतों को वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए। तो दोस्तों, और भी प्रश्न उठे कि भैया जो 4 कप्स पैदा हुए उसमें से 3 की मृत्यु हो गई, 1 बचा हुआ है। तो इस पे हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा अनकॉमन नहीं है, मतलब ऐसा बहुत कॉमन है, क्योंकि चीतों में जो कप्स की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और 10 में से सिर्फ 2 चीते सर्वाइव करते हैं, 8 की मृत्यु हो जाती है। तो अगर 3 अगर उसमें से नहीं बचे हैं तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता है। 1 बच गया, और हमें यहाँ कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीताओं को बचाया जाए। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि चीता के साथ यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है और कैसे उसको टैकल किया जा रहा है। अब दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं कि यूएसए ने हमारे देश को 105 एंटीक्स हैंडओवर किया है, और वो एंटीक्स एक एग्रीमेंट के द्वारा किया गया है हम लोग को हैंडओवर। और वो एग्रीमेंट का क्या नाम है दोस्तों? कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के द्वारा जो यूएस है वो हमारे देश को आर्टिफैक्ट्स हैंडओवर कर रही है, और अभी इसी सीरीज में उसने 105 आर्टिफैक्ट्स हमारे देश को हैंडओवर किया है। अब दोस्तों, हमारे देश से जो हैंडओवर्स है वो स्मगल करके, चोरी करके अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाया जाता है, वहाँ बेचा जाता है, और वहाँ के म्यूज़ियम्स में उसको रखा जाता है। और अभी हाल ही में ये जो 105 आर्टिफैक्ट्स यूएस ने वापस किए हैं, उसमें से आर्टिफैक्ट्स अलग अलग कोने से हैं इंडिया के। जैसे 47 आर्टिफैक्ट्स हैं ईस्टर्न इंडिया से, 27 आर्टिफैक्ट्स हैं सदर्न इंडिया से, 22 आर्टिफैक्ट्स हैं सेंट्रल इंडिया से, और 6 आर्टिफैक्ट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया से,
और 3 है वेस्टर्न इंडिया से। तो मतलब हर जगह से आर्टिफैक्ट्स को चोरी करके वहाँ ले जाया गया, उनको बेचा गया और अब वहाँ के अलग अलग म्यूजियम में है। और कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ है, जिससे अब यूएस हमारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ चोरी होके जाते हैं वो हमें वापस कर देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, रुपी दिरहाम डील जो हो रही है उस पे जो यूएई के जो एनवॉय हैं वो कहा है कि उन्होंने कहा कि भैया ये बायलैटरल डील है, इसका इंडिया रशिया के जो युआन में जो ट्रेड हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही इंडिया और यूएई मिल के डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन मतलब क्या है कि आपस में ही हम लोग अब अपनी करेंसी से ट्रेड करेंगे और डॉलर को डी प्रमोट करेंगे, मतलब डॉलर को प्रमोट नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं। अब ऐसा हम लोगों ने बायलैटरल डील की है कि हम लोग भैया रुपी और दिरहाम में अब ट्रेड करेंगे। और दोस्तों रुपी दिरहाम में ट्रेड करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, इसमें फ़ायदा ये होता है कि अब देखिए बात तो सही है कि हम जो यूएई है और जो इंडिया है उसका अगर ऐसे ट्रेड्स इंडिया दोनों देश करेंगे तो डॉलर पे इनका जो डॉलर्स का यूज़ जो है इन देशों में कम होगा और डॉलर पे इनकी डिपेंडेंसी कम होगी। तो इससे रुपी और दिरहाम दोनों के इंटरनेशनलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अब जो इंडिया सामान खरीदेगी वो इंडियन रुपीज़ में खरीदेगी और इंडियन रुपीज़ में पे करेगी यूएई को। तो यूएई उस रुपीज़ का क्या करेगा, यूएई और अदर कंट्रीज़ जहाँ इंडियन रुपीज़ में ट्रेड किया जाता है जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनसे ट्रेड करेगा और उनसे जब ट्रेड करेगा तो रुपीज़ उनको देगा और सामान उनसे खरीदेगा। तो इससे आप देख सकते हैं एक तरह से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ में सहायता मिल रही है और डॉलर के यूज़ पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। एट द सेम टाइम इंडिया का जो रुपीज़ है इस तरह से इंटरनेशनलाइज जब होगा तो वो मजबूत होगा, जो कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सारे फ़ायदे इस डील के हैं, लेकिन इस पर ये भी एस्पर्शंस कास्ट किए जा रहे हैं कि भैया ये जो डील है इससे डॉलर के अगेंस्ट ये साजिश है। अभी इंडिया ने युआन में ट्रेड किया है रशिया से, जो डॉलर के अगेंस्ट एक साजिश है। तो इन सब खबरों से मना किया जा रहा है कि भाई ऐसा कोई खबर नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक बायलैटरल डील है जिसका डॉलर से कुछ लेना देना नहीं है। और दोस्तों इन डील से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ में सहायता तो मिलती है, लेकिन अभी ये सोचना कि कोई लोकल करेंसी जैसे युआन, रुपीज़, रिम्बाबी या कुछ भी डॉलर को रिप्लेस कर देगा तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये खबर थी। इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने कल बात भी किया था, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंडिया जो है वो फ्रांस से 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रही है। और दोस्तों इन सबमरीन में DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड प्रपल्शन सिस्टम को डाला जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इस खबर को थोड़ा विस्तार में कि खबर क्या है कि दोस्तों इंडिया फ्रांस से 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात कर रहा है, लेकिन जो फ्रेंच को डेवलपर हैं वो ऑलरेडी इन सबमरीन्स को डिलीवर करने की तैयारी कर चुके हैं और 100 करोड़ रुपए मेजबान डॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट भी कर दिया है और जो उसके टूल्स हैं, जो उसके स्पेयर्स हैं वो यहाँ पे लाने चालू कर दिए हैं। और अब ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं इनको DRDO द्वारा डेवलप किया गया एडवांस इंटीग्रेटेड प्रपल्शन सिस्टम से इनको सुसज्जित किया जाएगा, जिससे कि वो उसकी इफ़िशियंसी में और भी बढ़ोतरी आएगी। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 75 की बात कर लेते हैं। दोस्तों AIP का फुल फॉर्म है एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन मॉड्यूल्स। मैंने एडवांस बोल दिया था, तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन मॉड्यूल्स। तो थोड़ा प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 का जो पहला सबमरीन है वो है INS कैलावेरी, जो कि 2015 में बनाया गया था और कमीशन किया गया है दिसंबर 2017 में। दूसरा जो सबमरीन है वो है INS खंडेरी, जो सितंबर 2009 में कमीशन किया गया था। फिर तीसरा सबमरीन है INS करंज, जो कि मार्च 2021 में कमीशन किया गया था। चौथा जो है वो है INS वेला, जो कि 4 सबमरीन है और नवंबर 2021 में कमीशन किया गया था। 5th सबमरीन है इसका INS वगीर, जो कि नवंबर 2020 में कमीशन किया गया था। और छठा सबमरीन जो है दोस्तों वो है INS बक्शीर, जो कि अप्रैल 2022 में जिसको कमीशन किया गया था। और इसी सीरीज़ में 3 और सबमरीन्स
इंडिया में आएंगे और जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन मॉड्यूल्स है जिनको फिट किया जाएगा, जो कि DRDO द्वारा डेवलप्ड है। और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन मॉड्यूल होता क्या है दोस्तों, ये एक ऑक्सिलरी सोर्स है। और जो ट्रेडिशनल डीजल इंजन होती है उसमें इसको लगाया जाता है मतलब उसको एडिशनल propulsion प्रोवाइड करने के लिए। और ये सारे जो सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ड्राइव करती है प्रपल्शन के लिए। प्रपल्शन क्या होता है दोस्तों, मतलब जो पानी है, जो सबमरीन है वो प्रपल्शन के द्वारा पानी के अंदर जाता है और आगे बढ़ता है। आगे जो प्रोपेलर्स उसको आगे ढकेलते हैं उन्हीं को प्रपल्शन कहते हैं। तो ये एडिशनल प्रपल्शन मतलब एक तरह से एडिशनल इंजन प्रोवाइड कर रहा है हमारे जो सबमरीन्स हैं। और इस AIP मॉड्यूल की वजह से जो हमारे सबमरीन्स हैं वो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह पाएंगे और ज़्यादा दूरी कवर कर पाएंगे। तो ये एडवांस प्रपल्शन सिस्टम इसीलिए इसमें डाला जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब देखिए दोस्तों, रशिया जो है वो यूक्रेनियन ग्रेन ब्लैक सी का जो एक ट्रीटी साइन किया था इसने, यूएन ने जिसको ब्रोकर किया था, अब उससे वो एग्जिट कर रहा है। दोस्तों हुआ क्या कि अभी रशिया और क्रीमिया को जो पुल जोड़ता है उस पर रशिया ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने हमला कर दिया और पुल को तोड़ दिया। तो इससे नाराज़ होकर रशिया ने जो यूक्रेन की जो ब्लैक सी से जो भी ट्रेड हो रही थी, जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स हो रहे थे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को और अदर कंट्रीज़ को, उसको अब वो ब्लॉक करेगा। दोस्तों जब यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ तो ब्लैक सी पे क्रीमिया के थ्रू रशिया का कब्जा है, मतलब रशिया का प्रभुत्व ब्लैक सी पे ज़्यादा है। तो रशिया ने क्या किया कि जो भी यूक्रेन के द्वारा ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए जाते थे ब्लैक सी में, उसको रशिया ने क्या किया, क्रीमिया के थ्रू ब्लॉक कर दिया। तो फिर यूएन ने एक यूएन ने रशिया और यूक्रेन से बात की और रशिया को मनाया कि भैया ये जो ग्रेन्स का जो कंसाइनमेंट है उसको आप ब्लॉक मत करिए, ये जो एक्सपोर्ट्स है उसको आप ब्लॉक मत करिए, क्योंकि ये जो अफ्रीका और कुछ पुअर कंट्रीज़ है वहाँ जाता है और वहाँ के लोगों को, मतलब वहाँ के जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है उनको वो फीड करता है। और उसके साथ साथ यूरोप में भी इसकी सप्लाई होती है। अगर ये नहीं जाएगा तो यूरोप में एक तरह का इन्फ्लेशन देखा जाएगा, हाई इन्फ्लेशन देखा जाएगा। तो इस ग्रेन का जो एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए रशिया यूक्रेन की वजह से के बीच में डील हुआ कि भैया जो ग्रेन का एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रशिया ब्लॉक नहीं करेगी। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन ने यहाँ इस पुल पे हमला कर दिया तो क्या हुआ कि अब रशिया नाराज़ हो गया और अब रशिया जो है इस एग्रीमेंट से एग्जिट कर गया है और अब वो ब्लैक सी के थ्रू कोई भी यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। तो यही है इस खबर का डिटेल दोस्तों जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों देखिए, इंडिया और जो यूएसए हैं वो एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये वहाँ के जो यूएस की ब्यूरोक्रेट येलेन है, उन्होंने ये बोला है। अब दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन क्या होती है पहले आपको ये बताते हैं। दोस्तों जैसे हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल से जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाते हैं जैसे कि सोलर, विंड, तो हमें इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सोलर, विंड, हाइडल पावर, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए क्या, फंड्स। तो जब हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉसिल फ्यूल से और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें जब हम ट्रांजिशन करते हैं, उसके लिए जो हमें फंड प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम एनर्जी ट्रांजिशन फंड कहते हैं। तो अब इंडिया यूएस जो है वो इस दिशा में काम करेंगे और यूएस जो है इंडिया को एनर्जी ट्रांजिशन फंड प्रोवाइड कराएगा क्लीनर एनर्जी की तरफ जाने के लिए, फॉसिल फ्यूल से क्लीनर एनर्जी की तरफ जाने के लिए। तो थोड़ा विस्तार में देखते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है इंडिया यूएस के बीच में, इसको हम कहते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ऐसा मैकेनिज्म है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है
in their transition from fossil fuel based energy system to clean and renewable source energy sources। और ये वेल्दियर नेशंस और कोल डिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस के बीच में एक गैप जो है वो ब्रिज करता है इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में। तो ये सिर्फ ना ही यूएस इंडिया के बीच में हो रहा है, यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में इस तरह की जो डील्स हैं वो पास्ट में हो चुके हैं। अब दोस्तों हम वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हैं। वेब के स्पेस टेलीस्कोप है, उन्होंने एक स्टार फॉर्मिंग रीजन को रीडिस्कवर किया है। मतलब पहले उसने डिस्कवर किया था इस स्टार फॉर्मिंग रीजन को, लेकिन अब उसने उसको रीडिस्कवर किया है और वो मिल्की वे गैलेक्सी में है स्टार फॉर्मिंग रीजन, जिसको ये वेब टेलीस्कोप ने देखा है और उसकी पिक्चर्स धरती पे भेजी है। तो दोस्तों अब ये वेब टेलीस्कोप का पूरा नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों क्या है JWST। दोस्तों ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाई गई है और इसको दिसंबर 2021 में स्पेस में लॉन्च किया गया है। और ये सन अर्थ L2 लैग्रैंग पॉइंट जिसको कहते हैं वहाँ पे ये स्थापित है, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन पे ये चक्कर काट रही है। मतलब अर्थ की चक्कर काट रही है, लेकिन ये 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ से दोस्तों ये काफ़ी दूर पे है चक्कर काटती हुई। ठीक है दोस्तों। और ये लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है और ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है। ये बैकवर्ड मतलब इन टाइम में मतलब टाइम में बैकवर्ड मतलब पास्ट में देख सकता है ये। अब आप सोच रहे होंगे पास्ट में कैसे देख सकता है, तो दोस्तों जो भी स्टार्स लाइट एमिट करती हैं और वो हमारे धरती पे आती हैं, तो वो लाइट्स जो है दोस्तों वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाती हैं धरती पे आने के लिए। तो वो लाइट जब धरती पे आती हैं तो वो मिलियंस ईयर पुरानी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लाती हैं। तो ये टेलीस्कोप जो है वही मिलियन ऑफ ईयर्स जो कि बैक की जो इन्फॉर्मेशन है वो धरती पे एमिट करता है। मतलब कि जो भी ब्रह्मांड से जो भी आप ब्रह्मांड के जिन तारों को आप देख रहे हैं वो अभी करंट के तारे नहीं हैं, वो तारे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ साल पहले के, वो अभी के तारे नहीं हैं। अभी के जो तारे हैं वो उनकी जो रोशनी है वो 20 करोड़ साल बाद आएगी। तो इस तरह से जो टेलीस्कोप है वो मतलब जो वो पास्ट में देख रहा है, क्योंकि लाइट को दोस्तों लाइट की भी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है स्टार्स का कि ये इस स्पीड से भी इनको ये डिस्टेंस कवर करने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर पहले की जो लाइट्स हमारे टेलीस्कोप पे आएंगी वही इन्फॉर्मेशन हम देंगे और इसी से बिग बैंग और जो अदर इवेंट्स हुए हैं मिलियंस ईयर्स पहले उनकी जानकारी ये टेलीस्कोप इकट्ठा कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का द हिंदू एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।